ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 3 पार्ट 10 युग परिवर्तन की संभावनाएं साकार होकर रहेंगी। युग निर्माण योजना का लक्ष्य व्यक्ति में देवत्व का उदय एवं धरती पर स्वर्ग का अवतरण करना है। व्यक्ति में दैवी और आसुरी दोनों ही तत्व मौजूद हैं। संसार में प्रकाश की तुलना में अंधकार, सफेदी की तुलना में कालिमा कम है। देवत्व की तुलना में असुरता भी कम है। पुण्य से पाप कम ही रहता है। मर्यादाओं के पालन से उल्लंघन कम ही होता है। दुष्ट दुरात्मा व्यक्ति भी जीवन की मूलभूत मर्यादाओं का पालन करते हैं, अन्यथा उनका शरीर परिवार तक स्थिर न रह सके। दृष्टिकोण में वातावरण में अवांछनीयता घुस पड़ने से ही असुरता पनप उठती है और निकृष्टता के दुखद दृश्य सामने उपस्थित होते हैं, पर वह स्थिति स्वाभाविक नहीं। आत्मा मूलतः पापी नहीं है। उसमें ईश्वरीय सत्ता की प्रधानता है। यदि उसे समुचित सिंचन, पोषण, प्रोत्साहन मिलता रहे तो निसंदेह मनुष्य की महानता अक्षुण्ण बनी रह सकती है और वह देवत्व से भरा पूरा रह सकता है। असुरता अस्वाभाविक है और अवांछनीय है। देवत्व स्वाभाविक और वांछनीय। असुरता का अभिवर्तन जितना कठिन है उतना देवत्व को बढ़ाना जटिल नहीं। केवल प्रवाह पलटने भर की बात है। ढर्रा भर बदलना है। स्वभाव, रुचि और अभ्यास में हेरफेर करना है। इतनी सी प्रक्रिया जहां संपन्न हुई वहां मनुष्य में देवत्व के उदय का लक्ष्य सहज ही पूरा हो जाएगा। इसमें न तो कुछ अस्वाभाविक है, न कठिन, न असंभव, न आश्चर्यजनक। यह नितांत सहज प्रक्रिया है। योजना का प्रयास धरती पर स्वर्ग के अवतरण का है। यह कोई भिन्न कार्य नहीं, मनुष्य में देवत्व के उदय की प्रतिक्रिया मात्र है। जब मनुष्य में उत्कृष्टता बढ़ेगी और उसकी भावनाओं में स्नेह, सद्भाव, सहयोग, संयम, उदारता, श्रमनिष्ठा, स्वच्छता, नम्रता, कर्तव्य निष्ठा जैसे गुण बढ़ेंगे, तब इस भावनात्मक आधार पर पारस्परिक सहयोग का स्वरूप पग पग पर सुखद परिणाम उत्पन्न करेगा। इन दिनों विघटनात्मक दिशा में लगा हुआ चिंतन और कर्म जब विधेयात्मक कार्यों में लगेगा तो सामाजिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में प्रगति और सुख शांति के तत्व तेजी से बढ़ते जाएंगे। तब शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, बौद्धिक, वैज्ञानिक हर दिशा में आशाजनक उन्नति दिखाई पड़ेगी। विघटन में, अशुभ चिंतन में लगी हुई मानव शक्ति का जब वह अपव्यय रुक जाएगा और वह सृजन की दिशा में नियोजित होगी तो खाई खोदना बंद करके दीवार उठाने में लग जाने की तरह दूहरी प्रगति होती चली जाएगी और मनुष्य में देवत्व के उदय के साथ साथ धरती पर स्वर्ग का अवतरण भी प्रत्यक्ष होगा।
यह चिंतन सही नहीं है कि आर्थिक कारणों से सुख दुख बढ़ते हैं। यदि यह बात सही रही होती तो महीने में लाखों रुपया कमाने वाले डाकू सुख शांति का जीवन जी रहे होते और विपुल साधन संपन्न लोगों ने अपने लिए, अपने परिवार के लिए, विश्व के लिए कुछ कहने लायक उपलब्धियां प्रस्तुत की होती। पर सही बात यह है कि भौतिक साधनों के साथ यदि शुद्ध भावना न हो तो उल्टे विपत्ति उत्पन्न करते हैं। विज्ञान और धन की वृद्धि ने संसार को जितना सुख पहुंचाया है उससे अधिक विपत्ति उत्पन्न की है। आर्थिक प्रगति यदि रावण के बराबर भी हर आदमी कर ले तो भी इस संसार में रत्ती भर भी खुशहाली नहीं बढ़ेगी। उस बढ़ी हुई संपदा के साथ जुड़ी हुई दुर्बुद्धि 60 लाख यादवों की तरह परस्पर लड़ कट कर मर जाने का ही पथ प्रशस्त करेगी। अमरता और असुर शक्ति का वरदान पाकर भी सुंद और उपसुंद असुर सगे भाई होते हुए भी परस्पर लड़कर मिट गए थे। एकाकी अर्थ मनुष्य पर विपत्ति ही ढाता है। इसके विपरीत यदि एकाकी सद्भाव हो तो अर्थ सहज ही उत्पन्न हो जाता है अथवा स्वल्प अर्थ में भी सुख शांति जुट जाती है। अपनी इन्हीं मान्यताओं और क्रिया पद्धतियों को लेकर युग निर्माण योजना एक सुनियोजित और सुव्यवस्थित गति से आगे बढ़ती चली जा रही है। दूसरे संगठन या आंदोलन 2 आधार लेकर चलते हैं। 1. आर्थिक साधन। 2. तथाकथित बड़े और प्रभावशाली व्यक्तियों का संबंध। बड़े कहलाने वाले संगठनों की चमक दमक हलचल दिख पड़ती हैं। उनमें बड़े आदमियों का बुद्धि कौशल्य, व्यक्तित्व और धन छाया रहता है और उसी आधार पर वह आवरण खड़ा रहता है। जड़ बिल्कुल खोखली होती है। नीचे से एक ईंट निकली कि सारा ढांचा लड़खड़ा कर गिर पड़ता है। कल के बड़े आंदोलन और बड़े संगठन आज विस्मृति के गर्त में गिरते दिखाई पड़ते हैं। युग निर्माण योजना का मूल आधार जीवित भावना संपन्न और सुसंस्कारी व्यक्तियों का संग्रह है। इसे एक अद्भुत उपलब्धि ही कहना चाहिए कि एक एक करके ढूंढते हुए व्यक्तिगत ढूंढ खोज और परख करते हुए व्यक्तिगत संपर्क के आधार पर ऐसे भावनाशील और आदर्शवादी व्यक्तित्व ढूंढ निकाले गए। उन्हें एक सूत्र में माला की तरह गूंथा गया और एक ऐसी बहुमुखी कार्य पद्धति दी गई जिसके आधार पर वह संगठन प्रचारात्मक, रचनात्मक और संघर्षात्मक विविध प्रवृत्तियों के अपने क्षेत्र में अपने ढंग से अपनी योग्यता अनुसार चलाता रह सके। कार्य करने से ही अभ्यास बढ़ता है, अनुभव होता है और उत्साह उमड़ता है और साहस चलता है। शतसूत्री योजनाओं में संलग्न युग निर्माण परिवार अब ऐसी स्थिति में विकसित हो गया है कि जिन आदर्शों को लेकर यह अभियान आरंभ हुआ था उसकी संभावना को सफलता के रूप में देखा जा सके। शाखा की स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति प्रायः परिजन ही आपस में मिलजुल कर पूरी कर लेते हैं।
नित्य कुछ समय और कुछ पैसा नवनिर्माण के लिए देने का संकल्प सर्वत्र हर शाखा संगठन को हरा भरा और फला फूला बनाए हुए हैं। इसके लिए किसी धनी दानी का दरवाजा नहीं खटखटाना पड़ता और न प्रभावशाली प्रतिभावान तथा कथित बड़े आदमियों को ढूंढना पड़ता है। धनी विद्वान राजनेता इस अभियान में प्रायः नहीं के बराबर हैं, पर जो हैं वे मध्य वर्ग के होते हुए भी पिछले दिनों आदर्शों के प्रति निष्ठा परिपक्व करते चले आए हैं और अब भौतिक दृष्टि से छोटे से सामान्य दिखते हुए भी जेट विमानों की तरह अपने लक्ष्य की ओर तीर की तरह सनसनाते हुए बढ़ते चले जा रहे हैं। कार्य भले ही कम हुआ हो, पर कार्यकर्ताओं ने अपने क्षेत्र में असाधारण श्रद्धा अर्जित की है। जनशक्ति को साथ लेकर चलने में आश्चर्यजनक सफलता पाई है। पिछले दिनों की उपलब्धियों पर दृष्टिपात करने से दो तथ्य ऐसे हैं जिन्हें देखते हुए यह विश्वास किया जा सकता है कि कुछ दिन पहले जिस आंदोलन को बहस, सनक, कल्पना की उड़ान, छोटे मुंह की बात, असंभव आदि कहकर उपहास उड़ाया जाता था, वह अगले दिनों तक यथार्थता बनने जा रहा है। इसके दो कारण हैं। 1. परिवार का आदर्शवादी आस्थाओं के आधार पर गठन। 2. जनता की आकांक्षाओं के युग की मांग के अनुरूप कार्य पद्धति का अपनाया जाना। गांधी जी का आंदोलन इन दो कारणों से ही सफल हुआ था। एक तो उन दिनों एक से एक बढ़कर भावनाशील और निर्मल चरित्र व्यक्ति इसमें सम्मिलित हुए थे। दूसरे, देश की जनता का बच्चा बच्चा जिस स्वतंत्रता की आवश्यकता अनुभव करता था, उसी की पूर्ति को लक्ष्य बनाकर कांग्रेस चल रही थी। ठीक यही इतिहास ज्यों का त्यों युग निर्माण योजना दोहरा रही है और ठीक उसी आधार पर उसे जन सहयोग मिल रहा है तथा असंभव समझा जाने वाला लक्ष्य नितांत संभव होता दिख रहा है। किसी कार्य की सबसे बड़ी सफलता उसका पुष्ट होना तथा ठोस आधार बनना कहा जा सकता है। सारे देश में बिखरे कार्यकर्ताओं में गहन आत्मीयता का भाव और लोकहित में अपना अधिक से अधिक योगदान देने की प्रबल लालसा एक ऐसा तथ्य है जिसकी झलक मात्र पाकर लोगों का मन हर्षित प्रफुल्लित हो उठता है। समाज के विभिन्न वर्गों में विभिन्न स्तरों पर शक्ति और समाज की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार युग निर्माण के नैष्ठिक परिजनों को निस्पृह भाव से कर्तव्यरत हर कोई हर जगह देख सकता है। जनता की जो आकांक्षाएं आज हैं, उसी के अनुरूप युग निर्माण योजना मार्गदर्शन दे रही है। भावनाओं का परिवर्तन, सृजनात्मक कार्यों में पारस्परिक सहयोग का उत्साहपूर्वक नियोजन, अवांछनीयता से हर क्षेत्र में लड़ पड़ने का शौर्य साहस, यह तीनों ही प्रवृत्तियां ऐसी हैं जो एक बार उभरी सो उभरी। असुरता में ही पनपने की शक्ति हो 100 बात नहीं है। देवत्व में भी आत्म विस्तार की क्षमता है। उसे
यदि अवसर मिल सके तो उसका अभिवर्धन और भी अधिक द्रुत गति से होता है। एक व्यक्ति दूसरों को बनाए, यही सच्चा और ठोस आधार है। पोला आधार वह है जिसमें लाउड स्पीकर चिल्लाते और अखबार लंबे लंबे समाचार छापते हैं, मंच पंडाल बनते, धुआंधार भाषण होते और पर्चे पोस्टरों के गुब्बारे उड़ते हैं। किराए पर जुलूस की भीड़ जमा करने का भी अब एक व्यवस्थित धंधा चल पड़ा है। यह फूलझड़ियां बिल्कुल बचकानी हैं और आंदोलनों के नाम पर यही तमाशे हर और खड़े दिखाई पड़ते हैं। इस विडंबना के युग में युग निर्माण योजना अपना अलग आधार लेकर ही चल रही है। व्यक्ति द्वारा व्यक्ति को बनाया जाना, दीपक द्वारा दीपक को जलाया जाना, यही है अपना सिद्धांत। चंदा मांगते फिरने से काम शुरू करना नहीं, वरन घर से खैरात शुरू करना। स्वयं समय और पैसा खर्च करके अपनी निष्ठा का परिचय देना और उसी से दूसरों में अनुकरण की आकांक्षा उत्पन्न करना, यही है अपना वह क्रियाकलाप जिसने लक्ष्य की ओर द्रुत गति से चलने में कीर्तिमान स्थापित किया है। कार्यक्रमों की चर्चा अन्यत्र की गई है, यहाँ कार्य करने की शैली का प्रसंग है। युग निर्माण परिवार का हर सदस्य यह व्रत लेकर चलता है कि वह तब तक चैन से न बैठेगा, चैन न लेगा, जब तक कि अपने ही जैसे निष्ठावान और कर्मठ 10 नए व्यक्ति तैयार न कर लेगा। इसके लिए वह 1 घंटा समय निकालकर अपने परिवार, पड़ोस, मित्र, संपर्क, परिचय, अपरिचय के क्षेत्र में मारा मारा फिरता है, घर घर जाता है, जन जन का द्वार खटखटाता है, पढ़ो को पढ़ने के लिए देता है, बिना पढ़ों को सुनाता है। आज की परिस्थितियों के साथ योजना द्वारा प्रस्तुत समाधानों को समझाता है। हर दिन 10-15 लोगों से संपर्क करना, सिर खपाना उद्देश्य बनाया गया हो तो सफलता कहाँ न मिलेगी। सहानुभूति के साथ बात के सुनने वाले, समर्थन करने वाले, रुचि लेने वाले प्रायः सभी बनते हैं, क्योंकि प्रतिपादन सार गर्भित हैं। छोटे मोटे आयोजनों की श्रृंखला संस्कारों और पर्वों के माध्यम से चलती ही रहती हैं। महीने में 1-2 कार्यक्रम होते ही रहते हैं। उनमें उन सहानुभूति वाले व्यक्तियों को अनुरोध पूर्वक लाया जाता है। घनिष्ठता बढ़ती है, उत्साह उमड़ता है और देखते देखते नए अपरिचित लोग इन प्रवृत्तियों में इस तरह जुट जाते हैं मानो वे वर्षों पुराने पदाधिकारी या संस्थापक, संचालक ही इस मिशन के हों। 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से 10,000, 10,000 से लाख। 10 की संख्या गुणित होती चली जाए तो 5वें चक्र में पहुंचते पहुंचते 1 से 10 लाख बन सकते हैं। यह सिद्धांत गणित के आधार पर ही सही नहीं है, यथार्थता के आधार पर भी सही है। इसे देखना हो तो आज से कई वर्ष पूर्व एक व्यक्ति ने एक 15 रुपये मासिक के किराए के घर में बैठकर इस अभियान का एकांकी आरंभ किया था और अब उस परिवार में 24 लाख सक्रिय सदस्यों,
कर्मठ कार्यकर्ताओं और कर्मयोगी वानप्रस्थों की विशाल सृजन सेना खड़ी ही नहीं बल्कि उलट पुलट और उथल पुथल के मोर्चों पर मोर्चे जीतती भी चली जा रही हैं। परिवार के परिजनों ने जब यह शपथ ले रखी हो कि उस प्रकाश को अपने तक सीमित नहीं रखेगा, वरन कम से कम इसको प्रकाशवान करेगा, 10 कल्प वृक्ष लगाएगा, 10 सृजन सेना के सैनिक भर्ती करेगा, तो कोई कारण नहीं कि इस छोटे से संकल्प को पूरा न किया जा सके। यहाँ आज एक चिंगारी है, कल वहां तिनके जलते दिखते हैं। यह विकासोन्मुख क्रम यदि क्रमशः प्रचंड दावा नल का रूप धारण करता चला जाए तो इसमें आश्चर्यजनक कुछ भी नहीं। यह नितांत स्वाभाविक और सरल प्रक्रिया है। घास की जड़ हो तो उसमें से 10 पत्ते फूटने में कितनी देर लगती है। निराशा वहां हाथ लगेगी जहां आसमान से कागज के फूल गिराए जाएंगे और फिर उनसे पुष्प वाटिका बनी या नहीं यह इंतजार किया जाएगा। युग निर्माण योजना की सबसे बड़ी संपत्ति इस परिवार के परिजनों की निष्ठा है, जिसे कूटनीति एवं व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के आधार पर नहीं, धर्म और अध्यात्म की निष्ठा के आधार पर बोया, उगाया और बढ़ाया गया है। किसी को पदाधिकारी बनने की इच्छा नहीं, फोटो छपाने के लिए एक भी तैयार नहीं, नेता बनने के लिए कोई उत्सुक नहीं, कुछ कमाने के लिए नहीं, कुछ गंवाने के लिए जो आए हों उनके बीच इस प्रकार कल छल छद्म लेकर कोई घुसने का भी प्रयत्न करें तो उस मोर का पर लगाने वाले कौवे को सहज ही पहचान लिया जाता है और चलता कर दिया जाता है। यही कारण है कि इस विकासोन्मुख हलचल में सम्मिलित होने के लिए कई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षी एवं पर वे अपनी दाल गलती न देखकर वापस लौट गए। यहाँ निस्पृह और भावनाशील परमार्थ परायण निष्ठा के धनी को ही सिर माथे पर रखा जाता है। धूर्तता को सिर पर पांव रखकर उल्टे लौटना पड़ता है। यह विशेषता इस संगठन में न होती तो महत्वाकांक्षाओं ने अब तक इस अभियान को भी कब का निगल कर हजम कर लिया होता। अखबारों में अपने लिए कोई स्थान नहीं। उन बेचारों को राजनीतिक हथकंडे और सिनेमा के करतब छापने से ही फुर्सत नहीं। धनियों को अपनी यश लोलुपता तथा धंधे पानी का कुछ जुगाड़ बनता नहीं दिखता। इस दृष्टि से मिशन को साधनहीन कहा जा सकता है, पर निष्ठा से भरे पूरे और विश्व मानव की सेवा के लिए कुछ बढ़ चढ़कर अनुदान प्रस्तुत करने के लिए व्याकुल अंतःकरण की अपनी वह शक्ति है जिसके आधार पर देश के नहीं विश्व के कोने कोने में घर घर और जन जन के मन में इस प्रकाश की किरणें पहुंचने की आशा की जा रही हैं। 1 से 10, 1 से 10, 1 से 10 की रट लगाए हुए हम आज के थोड़े से व्यक्ति कल जनमानस पर छा जाएंगे। इसे किसी को आश्चर्य नहीं मानना चाहिए। लगन संसार की सबसे बड़ी शक्ति है।
आदर्शों को कार्यान्वित करने के लिए आतुर व्यक्ति भी यदि युग परिवर्तन के स्वप्न साकार नहीं कर सकते तो फिर और कौन उस भार को वहन करेगा। इन आरंभिक दिनों में कुछ साधन मिल जाते तो कितना अच्छा होता। समाचार पत्रों ने अभियान का महत्व समझा होता और इन उदीयमान प्रवृत्तियों के प्रचार कार्य को अपनी कुछ पंक्तियों में स्थान दिया होता तो और भी अधिक सुविधा होती। कुछ साधन संपन्न ऐसे भी होते जो यश का बदला पाने की इच्छा के बिना पैसे से सहायता कर सकते होते। कुछ कलाकार, साहित्यकार, गायक ऐसे मिले होते जो धन बटोरने की मृग तृष्णा में अपनी विभूतियां भी खो बैठने की अपेक्षा उन्हें नवनिर्माण के लिए समर्पित कर सके होते। कुछ प्रतिभाशाली लोग राजनीति की कूचालों में उलझे बार बार लातें बटोरते फिरने की ललक छोड़कर अपने व्यक्तित्व को लोक मंगल की इस युग पुकार को सुन सकने में लगा सके होते तो कितना अच्छा होता। पर अभी उसका समय कहाँ आया है। फूल खिलने में देर है। अभी तो यहाँ बोने के दिन चल रहे हैं। भंवरे, मधुमक्खियां, तितलियां आएंगी तो बहुत कला प्रेमी और सौंदर्य पारखी भी चक्कर काटेंगे। पर इन बुआई के दिनों में एक घड़ा पानी और एक थैला खाद लेकर कौन आ सकता है। इस दुनिया में सफलता मिलने पर जयमाला पहनाई जाती है। इसके लिए प्रयास कर सके साधनहीन को तो व्यंग, उपहास और तिरस्कार का ही पात्र बनाया जाता है। यह आशा हमें भी करनी चाहिए। साधन संपन्न का यह स्वभाव होता है कि वह हर विशेषता को, हर प्रतिभा को अपने इशारे पर चलाना चाहता है, पर विश्व को नई दिशा देने वाले उनके पीछे चलने के लिए नहीं, उन्हीं की विकृति दिशा को सुधारने के लिए संपन्न है। ऐसी स्थिति में उनमें खीज, असहयोग, उपहास तथा विरोध के भाव उठें तो कोई आश्चर्य नहीं। निराशा की कोई बात नहीं। अपना उपास्य जन देवता है, उसकी शक्ति सबसे बड़ी है। जनमानस का उभार शक्ति का स्रोत है। वह जिधर निकलता है उधर ही रास्ता बनता चला जाता है। नवनिर्माण की गंगा का अवतरण अपना रास्ता भी बना ही लेगा। मनुष्य में देवत्व के उदय और धरती पर स्वर्ग के अवतरण का प्रयास आज अपने शैशव में भी आशा और विश्वास की हरियाली लहलहा रही है। कल उस पर फूल और फल भी लदे हुए देखे जा सकेंगे। 1 से 10 बनने की जो शपथ इस मिशन के परिजनों ने ली है वह अपना रंग दिखाएगी। असंभव दिखने वाला कार्य संभव हो सकेगा। पार्ट 10 समाप्त।